भाई शीघ्र विदा करो, मैं पंचवटी को जाता हूँ। चलिए भैया वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको परसेंटेज का जो हमने टॉपिक दिया था, ठीक है, उसमें हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज से सभी को हमने आपको बता दिया था। कुल मिलाकर हमने आपको 17 टाइप के क्वेश्चन बताया था। अगर आपने 17 टाइप के क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लिए तो कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन उसी टाइप से आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जा करके परसेंटेज वाला वीडियो पढ़ लेना है। प्लेलिस्ट हमने सेव करके रख लिया है, ठीक है, परसेंटेज के नाम से। तो चैनल पर आप जाएंगे तो आपका वीडियो मिल जाएगा। कुल मिलाकर उसमें हमने 2 वीडियो लेक्चर दिया है परसेंटेज में, टाइप पार्ट 1 और पार्ट 2 से, ठीक है। पार्ट 1 वाला आपका 1 से लेकर कुछ तक है। उसके बाद कुल मिलाकर आपका 17 टाइप के क्वेश्चन है और सभी टाइप के क्वेश्चन पे हमने एक एक एग्जाम्पल भी करवाया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम लाभ और हानि का सबसे पहले बेसिक इंट्रो बताएंगे। जैसे आपका क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसे इंग्लिश में बात करें, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होता है, लाभ प्रॉफिट क्या होती है, हानि लॉस क्या होता है, अंकित मूल्य जिसे मार्केट प्राइस बोलते हैं, किसे कहते हैं, ऊपरी व्यय ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, लागत मूल्य कॉस्टिंग प्राइस क्या होता है, बट्टा डिस्काउंट क्या होता है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, उसको हमने यहाँ लिख नहीं पाया तो यहाँ लिख लेते हैं। एक आपका होता है क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा होता है, और दूसरा आपका होता है समतुल्य बट्टा, ठीक है। ये आपका लाभ और हानि का बेसिक इंट्रो है। तो आपको पहले बेसिक इंट्रो बढ़िया से समझ लेना, उसके बाद इस पर हम टाइप का क्वेश्चन करके बताएंगे और हर एक टाइप पर आपका एक एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आपका लाभ और हानि क्या होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय या विक्रय कर रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति है किसी वस्तु का खरीद या बिक्री कर रहा है, तो कभी कभी उस वस्तु के बदले उसे क्या होता है, फायदा हो जाता है और कभी कभी नुकसान हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा फायदा हो या जरूरी नहीं कि हमेशा नुकसान ही हो, यानी कभी फायदा और कभी नुकसान हो जाता है। कोई व्यक्ति है वह किसी वस्तु का खरीद या बिक्री कर रहा है तो उसे कभी कभी फायदा और कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाभ और हानि बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर फायदा होगा तो लाभ होगा और अगर नुकसान होगा तो आपका क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो आप लाभ और हानि किस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है वह किसी वस्तु का खरीद या बिक्री कर रहा है तो उस वस्तु के बदले उसे कभी कभी फायदा और कभी कभी नुकसान हो जाता है, जिसे हम लाभ और हानि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पहला नंबर पढ़ना है कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब इंग्लिश में से बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी खरीदी गई वस्तु के मूल्य को आप क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदा तो उस वस्तु के बदले आपको कुछ ना कुछ मूल्य अदा करना पड़ता है, ठीक है। उसी मूल्य को आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने ₹50,000 में एक बाइक लिया, ₹50,000 में आपने एक बाइक ले लिया, ठीक है, कितने में, ₹50,000। तो यही 50,000 आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य कह सकते हैं या इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। बहुत बेसिक से आपको समझना है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्रय मूल्य क्या होता है तो आप उसको डायरेक्ट भाषा में बता देंगे अपनी भाषा में कि खरीदी गई वस्तु के मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे आप कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो उस वस्तु के बदले में आपको कुछ ना कुछ धनराशि मिलेगा, तो उसी धनराशि को आप क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। यानी बेची गई वस्तु के मूल्य को आप क्या कर सकते हैं, बेची गई वस्तु के मूल्य को आप क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे, ठीक है। बेची गई वस्तु के मूल्य को विक्रय मूल्य बोलेंगे। जैसे
आपने क्या किया है, ₹50,000 का आपने एक बाइक लिया है, ₹50,000 का आपने क्या किया है, एक बाइक ले लिया है, बाइक लिया, ठीक है। अब इसे आप क्या कर रहे हैं, 80,000 रुपये में बेच रहे हैं, 80,000 रुपये में आप बेच दिए इसको, कितने में, 80,000 रुपये में आपने बेच दिया। तो बेचने वाला यानी बेची गई वस्तु के मूल्य को आप क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। तो 80,000 आपका क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 80,000 आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, बेची गई वस्तु का मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, खरीदी गई वस्तु का मूल्य, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। अगर क्रय मूल्य आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, खरीदी गई वस्तु का मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, बेची गई वस्तु का मूल्य। अब इसमें दो चीजें होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है विक्रेता होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, क्रेता। विक्रेता का मतलब जो दुकानदार होगा, क्रेता का मतलब जो कस्टमर होगा, ठीक है। विक्रेता का मतलब क्या होगा, दुकानदार बेचने वाला, क्रेता का मतलब खरीदने वाला होता है, ठीक है। तो विक्रेता क्रेता आपको समझ में आ गया होगा। और हमने बताया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहेंगे। विक्रेता का मतलब, अगर विक्रेता शब्द कहीं पर आए तो इसका मतलब क्या होगा, बेचने वाला यानी दुकानदार, और क्रेता का मतलब खरीदने वाला यानी कस्टमर, ठीक है। और क्रय मूल्य किसे कहेंगे, खरीदी गई वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य, बेची गई वस्तु के मूल्य को आप क्या बोलेंगे, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे ₹50,000 में आपने एक बाइक खरीदा, तो ये 50,000 आपका क्रय मूल्य हुआ। 50,000 में खरीद करके आपने 80,000 में बेच दिया, तो 80,000 आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ लेना। अब इसके बाद आते हैं आपके, आगे बताते हैं लाभ और हानि क्या होता है। चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं लाभ, लाभ और हानि के बारे में समझते हैं। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। देखिए, लाभ तब होगा जब बेची गई वस्तु का मूल्य खरीदी गई वस्तु के मूल्य से अधिक हो। लाभ कब होगा, जब बेची गई वस्तु का मूल्य खरीदी गई मूल्य से अधिक हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तब जाकर लाभ होगा। और हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य छोटा हो क्रय मूल्य से, यानी बेची गई वस्तु का मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य यानी खरीदी गई वस्तु के मूल्य से अगर कम है तो क्या होगा, हानि होगा। और लाभ कब होगा, जब बेची गई वस्तु का मूल्य खरीदी गई वस्तु से अधिक हो, ठीक है। तो लाभ के लिए कंडीशन है, लाभ के लिए क्या कंडीशन है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से। और हानि के लिए क्या कंडीशन है, हानि के लिए आपका कंडीशन ये है कि इसमें क्रय मूल्य यानी ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य, पहले लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य छोटा होना चाहिए क्रय मूल्य से। यानी हानि तब होगा जब विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, और लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। यानी विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, बेची गई वस्तु का मूल्य अगर बड़ा है खरीदी गई वस्तु के मूल्य से तो लाभ होगा। हानि कब होगा, बेची गई वस्तु का मूल्य छोटा है खरीदी गई वस्तु से, तो आपका क्या होगा, वो हानि होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपने क्या किया, ₹50,000 में एक बाइक लिया, एक बाइक लिया, ठीक है। और आपने उसे कितने बेचा, और उस बाइक को आपने कितने बेचा, 80,000 रुपये में बेच दिया, 80,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। कितने, 80,000 में बेच दिया। तो अब यहाँ देखिए, 50,000 में आपने खरीदा, यानी ये आपका तो क्रय मूल्य हो गया, और 80,000 में आपने बेचा, यानी ये हमारे पास क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। 50,000 में खरीद कर आप 80,000 रुपये में बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो आपको सीधा सीधा कितने का लाभ हुआ, 80 में से 50 घटा देंगे, 30,000 का लाभ हो गया। 80 में से कितना घटाएंगे, 50 घटा देंगे, तो आपका कितना होगा, 30,000 का लाभ हो गया। 50,000 में आपने कार खरीदी और 80,000 में आपने बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर आपने 50,000 में खरीद करके ₹20,000 में आप बेच दिए होते,
₹20,000 यानी इससे कम के बेचे होते तो उस दशा में आपका क्या होता, हानि हो जाता है, हानि हो जाता है, क्योंकि आपने 50,000 में खरीदा और 20,000 में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हानि होता है। और आप अगर 50,000 में खरीद करके 80,000 में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। तो कंडीशन आपको समझिए, कंडीशन आपका ये है कि लाभ तब होगा जब बेची गई वस्तु का मूल्य खरीदी गई मूल्य से अधिक हो, और हानि कब होगा, जब बेची गई वस्तु का मूल्य खरीदी गई वस्तु के मूल्य से कम हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने एग्जाम्पल भी हमने दे दिया कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा, ठीक है। तो ये मतलब कंडीशन ये होता है कि विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तब जाकर लाभ होगा, और विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तब जाकर आपका क्या होगा, हानि होगा। अब इसके बाद आते हैं आपका अगला जो टॉपिक है, अंकित मूल्य क्या होता है, ऊपरी व्यय क्या होते हैं, लागत मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। क्या आपका है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी इसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस, क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है। यह वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर अंकित होता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कोई पुस्तक ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कभी कभी मूल्य अंकित होता है, ठीक है, ₹30, ₹50, यानी किसी भी वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसे किसी पुस्तक पर अगर ₹30 लिखा है तो वही ₹30 क्या होगा, उसका अंकित मूल्य होता है, ठीक है। अंकित मूल्य इसे बोलते हैं और कभी कभी इसको सूची मूल्य भी बोलते हैं। मार्केट प्राइस किसे कहेंगे, यानी यह वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर अंकित होता है, लिखा होता है, ठीक है, कि इस वस्तु का मूल्य इतना है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है ऊपरी व्यय, ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय यानी इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस किसे कहेंगे, अब इसको समझना है आपको बढ़िया से, ठीक है। जैसे अगर आप कोई सामान थोड़ा से दूर जगह से मंगा रहे हैं, जैसे दिल्ली वगैरह से मंगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। टैक्स के अलावा आपको रेलगाड़ी का खर्च हो गया, वाहन खर्च क्या हो गया, ठीक है, वाहन खर्च हो गया। जैसे रेलगाड़ी से आप जहाँ स्टेशन रुकी, ठीक है, तो वहाँ से आप वाहन करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके आपका क्या होगा, वस्तु तो आप खरीद लिए, उसके अलावा ये जो खर्च हो रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, ऊपरी व्यय बोलते हैं, ठीक है। सामान में आपने टैक्स दिया, टैक्स का हो गया, और सामान को लाने में आपने जितना खर्च किया इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। जैसे अगर आप एक टेलीविज़न सेट को दिल्ली से पटना मंगा रहे हैं, तो यहाँ से लाने में आपका क्या खर्चा होगा, सबसे पहले तो आपका रेलगाड़ी खर्च हो जाएगा, रेलगाड़ी खर्च, ठीक है। उसके बाद आप जब अपने घर ले जाएंगे तो वाहन खर्च होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इन सब से पहले तो आपको सामान का टैक्स देना पड़ेगा, जो आपने सामान खरीदा है उसका टैक्स, तो टैक्स हो गया, रेलगाड़ी खर्च, वाहन खर्च, तो ये सब क्या होते हैं, ओवरहेड चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं, ओवरहेड चार्जेस, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, ऊपरी व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय, यानी सामान के अतिरिक्त ऊपर का खर्च कितना हो गया, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय, ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य, कॉस्टिंग प्राइस जिसे बोलते हैं, कॉस्टिंग प्राइस। अब इसको समझ लेते हैं, कॉस्टिंग प्राइस क्या होता है, लागत मूल्य, लागत मूल्य, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग प्राइस बोलते हैं। देखिए कॉस्टिंग प्राइस लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य में अगर आप ऊपरी व्यय जोड़ दे रहे हैं,
ओवरहेड चार्जेस को मिला दे रहे हैं, तो यही मिलाकर क्या हो जाता है, कॉस्टिंग प्राइस हो जाता है। लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य का मतलब आपने सामान खरीदा उसका, और वहां से लाने में जो खर्च हुआ, ऊपर का जो चार्ज हुआ, सामान जैसे आपने 50,000 में खरीद लिया, ठीक है, 50,000 में को आपने सामान खरीदा, टैक्स, रेलगाड़ी खर्च, वाहन खर्च, ठीक है, तो ये सब मिला करके जो चार्जेस बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्टिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य यानी खरीदी गई वस्तु का मूल्य और उसको लाने में जो खर्च हुआ, उन सभी का योग जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्टिंग प्राइस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है बट्टा। क्या होता है बट्टा, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। तो अंकित मूल्य में यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर जब विक्रेता द्वारा, अंकित मूल्य पर जब विक्रेता द्वारा छूट दी जाती है, विक्रेता द्वारा क्या होती है, छूट दी जाती है, किसके द्वारा, विक्रेता द्वारा यानी दुकानदार द्वारा। अंकित मूल्य पर जब विक्रेता द्वारा छूट दी जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब छूट कई प्रकार के होते हैं, कितने % का छूट मिलता है किसी वस्तु पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस पर जब विक्रेता द्वारा यानी दुकानदार द्वारा छूट मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका क्रमिक बट्टा क्या होता है और समतुल्य बट्टा क्या होता है। अब क्रमिक बट्टा जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो चलिए पहले समझते हैं क्रमिक बट्टा क्या होता है। आपका क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अंकित मूल्य पर 2 या 2 से अधिक लगातार अगर छूट मिलता है, 2 या 2 से अधिक लगातार छूट मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमिक बट्टा बोलते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक लगातार छूट, ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक, यहां लिख लेंगे क्रमिक बट्टा आप किसे कहेंगे, यदि अंकित मूल्य कहो या इसे आप सूची मूल्य भी कह सकते हैं। अगर अंकित मूल्य पर 2 या 2 से अधिक लगातार छूट मिले, लगातार छूट दी जाए तो इसे आप क्या बोलेंगे, क्रमिक बट्टा बोलते हैं। इसे आप क्या बोलेंगे, क्रमिक बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। और आपका क्या होता है, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा का मतलब समान बट्टा, ये आप कह सकते हैं, समान प्रकार के बट्टा। यानी अंकित मूल्य पर जो 2 या 2 से अधिक बट्टा दिया जाए, 2 या 2 से अधिक छूट दिया जाता है, इसके बदले केवल एक छूट दी जाती है, केवल एक छूट। अंकित मूल्य पर अगर केवल एक छूट दी जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, समतुल्य बट्टा बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसे बोलते हैं, यानी जब अंकित मूल्य पर 2 या 2 से अधिक ना करके केवल एक छूट दी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा बोलते हैं। 2 या 2 के बदले केवल एक छूट दी जाए, 2 या 2 से अधिक छूट के बदले केवल एक छूट दी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा बोलते हैं। और क्रमिक बट्टा किसे कहेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट किसे बोलते हैं, जब अंकित मूल्य पर 2 या 2 से अधिक छूट दी जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, क्रमिक बट्टा बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिक इंट्रो हो गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, अंकित मूल्य, ऊपरी व्यय, लागत मूल्य, बट्टा, क्रमिक बट्टा, समतुल्य बट्टा। अब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देख लेते हैं। जैसे लाभ
बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, ठीक है। और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य हानि दिया है तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को इसी वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम टाइप के क्वेश्चन बताना स्टार्ट करेंगे, एक टाइप पर एक एक एग्जाम्पल आपका होगा। तो चलिए पहले इन सब सारी चीज़ों को रब कर देते हैं। अब इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितने तरीके से, इसका कुल दो तरीका हो जाएगा। क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को आप हटा दें। क्रय मूल्य का मतलब हमने आपको बता दिया, खरीदी गई वस्तु का मूल्य, खरीदी गई वस्तु का मूल्य अगर आपको निकालना है तो बेची गई वस्तु के मूल्य से आप लाभ कितना हुआ उसी को हटा दीजिए तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा, यानी खरीदी गई वस्तु का मूल्य निकल आएगा। तो ये तो पहला फार्मूला हो गया। अगर आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा देंगे। और दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर आपको विक्रय मूल्य और हानि दिया है और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तब जाकर के क्रय मूल्य का फार्मूला क्या लगाएंगे आप, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी क्रय मूल्य अगर आपको विक्रय मूल्य और हानि दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य यानी बेची गई वस्तु का मूल्य और कितना हानि हुआ उसका आप जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका खरीदी गई वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्रय मूल्य आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसमें अगर आपसे विक्रय मूल्य और लाभ दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य में से आप लाभ को हटा देंगे, और यदि विक्रय मूल्य और हानि दिया है और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य में से हानि को हटा देंगे, हानि को जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य और हानि जोड़ देंगे तो आपका क्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। यानी क्रय मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपका विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा दीजिए और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए तो आपका क्रय मूल्य, और इधर से इधर भी आपका क्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका दो तरीके। अब इसके बाद आते हैं आपका लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ और हानि। तो देखिए लाभ और हानि के लिए हमने आपको बताया शर्त क्या होती है, अगर लाभ हो रहा है, लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। यानी अब आप कह सकते हैं कि लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और दूसरा हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य छोटा है किससे, क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से। यानी अब ये हम कह सकते हैं कि हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य छोटा होगा तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे, क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ के लिए हमने कंडीशन बताया कि इसमें बेची गई वस्तु का मूल्य खरीदी गई मूल्य से अधिक होना चाहिए, और हानि के लिए कंडीशन क्या है, बेची गई वस्तु का मूल्य खरीदी गई वस्तु के मूल्य से कम होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर हानि होगा। तो हानि जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हटा देंगे, और जब लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देंगे। तो ये लाभ और हानि के लिए होगा। अब लाभ परसेंट कैसे निकाला जाता है और हानि परसेंट कैसे निकाला जाता है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। लाभ परसेंट कैसे निकाला जाता है और हानि परसेंट कैसे निकाला जाता है उसको भी देख लीजिए।
ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल कोष्टक बंद करके उसके बाद परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। और कभी कभी क्या होता है, इसी लाभ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो ये कर सकते हैं। अगर आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया है और आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि परसेंट हानि गुणे 100 और बटे आपका क्या होता है क्रय मूल्य। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, इसको भी आप या करके ही लिख लीजिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ कोष्टक बंद करके परसेंटेज लगा दें, क्योंकि हानि परसेंट जो मान आएगा वो परसेंटेज में आएगा, लाभ परसेंट जो मान आएगा आपका लाभ परसेंटेज में आएगा। तो लाभ परसेंट लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। हानि परसेंट हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज चिन्ह, या तो आप हानि बराबर जानते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है और आपसे हानि परसेंट पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। कभी कभी ये भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया है, लाभ परसेंट पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट ये लगा देंगे, ठीक है। अभी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। इन सब फार्मूले का यूज आपको करके बताएंगे। ये रहा। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यदि कंडीशन से आपको निकालना है, जो जिस तरीके से कंडीशन होगा उसी टाइप से हमको निकालना है। तो अब यहाँ लिखते हैं, यदि विक्रय मूल्य तथा लाभ ज्ञात हो तब क्रय मूल्य बराबर। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य लाभ ज्ञात है तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर 100 बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या होगा लाभ परसेंट, यानी विक्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट, विक्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट ज्ञात हो तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे 100 प्लस लाभ परसेंट और गुणे आपका क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी जब विक्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट ज्ञात है तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे विक्रय मूल्य। और इसमें दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन यदि विक्रय मूल्य तथा हानि परसेंट ज्ञात हो तब क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे 100 और 100 यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस हानि परसेंट और गुणे आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, गुणे आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, ठीक। तो अब जैसे दो कंडीशन रहा है आपका, दो कंडीशन रहा क्रय मूल्य निकालने के लिए, सेम टू सेम आपका दो कंडीशन हो जाएगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्रय मूल्य वाला हमने देख लिया, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अब इसके बाद आते हैं विक्रय मूल्य वाला भी कर लेते हैं। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बेसिक फार्मूले हैं ये सब। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसमें भी आपका कंडीशन है, शर्त ये है, पहला शर्त आप लिख सकते हैं यदि लाभ परसेंट तथा क्रय मूल्य ज्ञात है,
क्रय मूल्य ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे? 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट और बटे 100 और गुणे क्या कर देंगे आपका क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, यदि लाभ परसेंट तथा क्रय मूल्य दिया है तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुणे क्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा शर्त इसमें यह है, यदि लाभ परसेंट के साथ साथ लाभ परसेंट दिया है तथा लाभ परसेंट नहीं, हानि परसेंट दिया है तथा क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात हो, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे? तो क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि परसेंट प्लस की जाएगा माइनस और बटे 100 और गुणे क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फार्मूला, बेसिक फार्मूले हमने आपको करके बता दिया है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको हम टाइप के क्वेश्चन करके बताएंगे, तो हर एक टाइप पर आपका एक एक एग्जाम्पल होगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।